आज हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी का जो चैप्टर है उसके आगे के पोर्शन को देखेंगे। तो ये जो दो न्यूमेरिकल है अभिक्रिया वेग से संबंधित कि R जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है और क्रियाकारक की सांद्रता जब 0.03 मोलरता से घट करके 0.02 मोलर हो जाता है और इसमें 25 मिनट का टाइम लगता है। तो औसत वेग की जो गणना है वो आपको सेकंड और मिनटों के हिसाब से करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और उसमें आप समय का अगर आप भाग लगा देते हो तो आपको अभिक्रिया का जो वेग है dr/dt, ठीक है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसमें क्रियाकारक के संदर्भ में अगर आप कर रहे हो तो आपको माइनस का चिन्ह जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। और इसके बाद में नेक्स्ट है 2a। ये यहाँ पर क्रियाकारक के 2 मोल है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो क्रियाकारक ए की जो सांद्रता है वो 10 मिनट के अंदर में 0.5 मोल प्रति लीटर से घट करके 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। और समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना करनी है। तो यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अभी ये क्रियाकारक के लिए जो वेग आएगा उसमें आपको 1/2 है उससे डिवाइड और करना पड़ेगा और बाकी तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर जो है वो अभिक्रिया का जो अंतर आ रहा है, जो सांद्रता में कमी आ रही है 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल पर लीटर हो जाता है। तो उसको आप घटा लेंगे और 10 मिनट है उससे आप डिवाइड कर सकते हैं या इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बस 1/2 और एक्स्ट्रा आता है इसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पर क्रियाकारक के 2 मोल दे रखे हैं। तो ये दोनों न्यूमेरिकल है, ये इजी से हैं और आपको आने चाहिए। फिर आगे आते हैं अपन अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक है क्रियाकारक की जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता और गैस के रूप में अगर क्रियाकारक है तो उसका ताप और जो उत्प्रेरक है उनके ऊपर में अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता इसको देखेंगे। अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कैसे करता है और दिए गए ताप के ऊपर में अभिक्रिया वेग एक या अनेक अभिक्रिया कारकों या उत्पादों की सांद्रताओं पर निर्भर हो सकता है। अभिक्रिया वेग जो है वो क्रियाकारक की सांद्रता के पदों में जो निरूपित करने का जो तरीका है वो वेग नियम कहलाता है, रेट लॉ। इसको वेग समीकरण या वेग व्यंजक भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और इसके लिए जो वेग का जो व्यंजक है वो इस तरीके से आप डेरिवेट इस तरीके से देख सकते हो कि जो वेग है वो क्रियाकारक से कैसे संबद्ध होता है। तो समानुपाती है ए की जो सांद्रता है और बी की जो क्रियाकारक की सांद्रता है। और जो एक्स और वाई जो यहाँ पर लिख रखे हैं ये इनके स्टाइक्योमेट्री गुणांक है, जो इनके आगे जो लिखे जाते हैं ये इनको आप स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक भी कहते हैं। तो इसको एक्स वाई के रूप में लिखा है यहाँ पर, तो इसको आप कहते हो वेग व्यंजक। और ये जो घातांक है एक्स और वाई ये आपके जो स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक ए और बी के समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं इनसे, ठीक है। और इसके बाद में उक्त समीकरण को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह अगर हटा दे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये समानुपाती कांस्टेंट कहलाता है। और अभिक्रिया का वेग हम जानते हैं -dr/dt और इसको आप लिख सकते हो कि समानुपाती स्थिरांक है और ए जो है वो क्रियाकारक है और उसकी सांद्रता
की पावर x और b दूसरे क्रियाकारक की सांद्रता की पावर y। x और y यहाँ पर आपके लिए पावर्स रहेगी, घातांक। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर इस समीकरण को आप अवकल समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि ये dr/dt के पदों में है, तो ये अवकल समीकरण, अवकलन समीकरण, वेग समीकरण है। और k जो है वो समानुपाती स्थिरांक है, जिसको वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं। ये वाला जो समीकरण है अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया क्रियाकारकों की सांद्रता के मध्य जो संबंध है वो बताता है कि उसके ऊपर कैसे निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग। और वेग नियम वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को क्रियाकारकों की मोलर सांद्रताओं के पदों पर कोई घातांक लगाकर के व्यक्त किया जाता है। वह किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकर्मकों के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के समान और अथवा भिन्न भी हो सकता है। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि कब तो ये समान होगा और कब इसमें भिन्नता होगी। जैसे एक अभिक्रिया दे रखा है 2NO + O2 जो है वो 2NO2 बनाता है। तो इसके लिए अगर आप इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण या तो किसी एक क्रियाकारक की सांद्रता को स्थिर करके दूसरे क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन करके, दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन करके प्रारंभिक सांद्रताओं के फलन के रूप में कर सकते हैं। तो ये आपको टेबल से ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि यहाँ पर जो NO है और O2 है, ये दोनों क्रियाकारक है और मिलकर के NO2 बनाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 2NO + O2 मिलकर के 2NO2, तो ये उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है, जैसे दोनों क्रियाकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 0.3 ले ली और अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रारंभिक 0.096 है मोल पर लीटर पर सेकंड। और उसके बाद में यहाँ पर NO की जो सांद्रता है उसको डबल किया, 0.3 से 0.6 कर दिया और O2 की सांद्रता को समान रखा है। तो अभिक्रिया के ऊपर में क्या फर्क पड़ता है, अभिक्रिया वेग के ऊपर में, कि अभिक्रिया का जो वेग है वो 4 गुना हो जाता है। जब NO की सांद्रता को डबल करते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो है वो 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो NO की सांद्रता से मतलब डबल के रूप में संबद्ध है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है। और इसके बाद में NO की सांद्रता को 0.3 रख लेते हैं और O2 की सांद्रता को अगर डबल किया जाता है तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का जो वेग है वो डबल होता है। यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे तो डबल होता है। इसका मतलब जो अभिक्रिया का जो वेग है वो उसकी पावर के मतलब 1 पावर के समान है। फिर उसकी O2 की सांद्रता डबल होती है तो अभिक्रिया का वेग भी डबल ही हो रहा है। और NO की सांद्रता को डबल करते हैं तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाता है। तो NO की पावर 2 से संबद्ध है। और इसके बाद में आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि NO की जो सांद्रता है उसको डबल करने पर और O2 की जो सांद्रता है उसको डबल करने पर अभिक्रिया जो उसका प्रारंभिक जो वेग था वो करीबन आप 0.1 के करीब मान सकते हो और वो अब 0.8 के करीबन हो गया, मतलब 8 गुना हो जाता है अभिक्रिया का वेग जब क्रियाकारकों की सांद्रताओं को, दोनों क्रियाकारकों की सांद्रताओं को डबल किया जाता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है वो दे रखा है। इससे अभिक्रिया का जो वेग है वो NO की सांद्रता से मतलब घात 2 से संबद्ध है और O2 की सांद्रता की पावर 1 से रिलेट करते हैं। तो NO की सांद्रता को डबल करने पर ये हो जाएगा मान 4 और O2 की सांद्रता को डबल करने से हो जाता है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुना। तो इस प्रकार से ये जब दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता को डबल करते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो है वो 8 गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का जो वेग समीकरण है वो अपन देख सकते हैं। तो इस टेबल से हमें ये चीज़ समझ में आती है। और यहाँ पर दे रखा है इस समीकरण का अवकल समीकरण रूप है वो -dr/dt। वेग को आप क्या लिख सकते हो, -dr/dt लिख सकते हो। तो अवकल समीकरण आपके पास में ये आ जाएगा।
तो इस प्रकार से ये प्रायोगिक आंकड़ों से प्राप्त वेग समीकरणों में सांद्रता की घातांकों का मान संतुलित अभिक्रिया में सांद्रताओं के स्टाइकियोमेट्रिक घातांकों के यहाँ पर तो क्या है समान। जैसे यहाँ पर आप अभिक्रिया का जो वेग का जो समीकरण देख रहे हो उसमें NO की पावर 2 और O2 की पावर 1 से ये मतलब आपका संबद्ध है, और यहाँ पर जो अभिक्रिया का जो समीकरण दे रखा है वहाँ पर भी सेम वही चीज है, 2NO और 1O2। पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये दो और अभिक्रिया दे रखी है, CHCl3 प्लस Cl2 CCl4 और HCl बनाते हैं, तो यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है वो CHCl3 की पावर यहाँ पर कितने हैं मोल, 1 मोल तो 1 है, और Cl2 के यहाँ पर मोल 1 है, पर यहाँ पर Cl2 की जो घातांक है वो उस अभिक्रिया का वेग है उससे संबद्ध है, हाफ मानी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो आपके घातांक है वो स्टाइकियोमेट्री जो मतलब जो अपन ले रहे हैं गुणांक उनसे भिन्न पाए जाते हैं। तो एक्स वाई का मान जो है वो ए और बी के मान से हमेशा समान भी हो सकता है और उससे भिन्न भी हो सकता है, तो ये चीज यहाँ पर समझ में आती है। और एक और नेक्स्ट है CH3 COO C2H5 प्लस H2, तो ये CH3 COOH एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या है कि CH3 COO C2H5 है, इसकी तो मतलब सांद्रता की पावर 1 से संबद्ध है अभिक्रिया का वेग पर H2O जो है वो उसके ऊपर में पावर जो है वो 0 दे रखी है, तो H2O की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता। तो ये एक तरीके से अपन क्या कह सकते हैं, स्यूडो प्रकार की जो है वह अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ये चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है कि x और y के जो मान है, घातांकों के जो मान है x और y, वह a और b के जो मान है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक उसके समान भी हो सकते हैं और उससे भिन्न भी हो सकते हैं। ये थ्योरेटिकल नहीं बता सकते, इसके लिए प्रैक्टिकल जो डाटा आते हैं उनसे इस चीज को निर्धारित किया जाता है। तो इन अभिक्रियाओं में सांद्रता पदों के घातांक में उपस्थित स्टाइकियोमेट्रिक गुणांकों से भिन्न है, अतः हम कह सकते हैं कि वेग नियम को किसी संतुलित अभिक्रिया को देख करके नहीं बताया जा सकता, इसका थ्योरेटिकल निर्धारण नहीं होता, इसको प्रैक्टिकली जो अभिक्रिया का जो वेग है वो कौन से क्रियाकारक की कौन सी घात से मतलब रिलेट करता है, निर्भर करता है, वो प्रैक्टिकल डाटा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से फिर आता है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जैसे कोई भी अगर वेग समीकरण दे रखा है तो उसमें दोनों क्रियाकारक या जो जितने भी क्रियाकारक उनकी जो घातांक है x और y, तो उसका जो टोटल आता है x प्लस वाई वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो x प्लस वाई जो है उसको आप अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, दोनों का योग। और अभिक्रिया किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त होने वाली सांद्रताओं के घातांकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 या फिर उसकी जो कोटि है वो भिन्नात्मक P/Q के फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। अभिक्रिया का वेग अगर कोटि अगर 0 है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर एक दो उदाहरण है उसे देख लेते हैं। अभी आपके पास में वेग समीकरण दे रखा है, इसमें a की सांद्रता a की पावर हाफ है, b की पावर 3/2 है, तो इन दोनों को अगर आप टोटल कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास में 2, तो अभिक्रिया जो है वो द्वितीय कोटि की है। और नेक्स्ट है इसमें a की पावर जो है वो 3/2 और b की पावर जो -1 है, तो अगर आप इन दोनों को x और y को टोटल करोगे तो ये हाफ आता है, तो ये अर्ध कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्रैक्टिकली डिसाइड होती है, न कि थ्योरेटिकली। और संतुलित रासायनिक समीकरण
अभिक्रिया कैसे हो रही है इसका सही चित्रण कभी कभी प्रस्तुत नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत कम ये अभिक्रियाएं जो वो एक पद में संपन्न होती है। तो एक पद में होने वाली अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रियाएं या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, जो बहुत कम होती है। ज्यादातर अभिक्रियाएं कई पदों में, 2 पदों में, 3 पद में, 4 पद में संपन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को आप जटिल अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के काफी सारे उदाहरण हैं। और अगर आप यहाँ पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो अगर देखें, तो एक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो इसके लिए वेग समीकरण है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। और n जो है वो अभिक्रिया की कोटि होती है, x प्लस वाई का टोटल। तो यहाँ पर k को एक साइड में रख करके आपने क्या किया, a और b को उसके घातांकों के साथ वेग के भाग में भेज दिया, तो आपके पास में k वाली ये समीकरण आ जाती है। तो वेग का जो मात्रक है वो सांद्रता बटा समय मोल पर लीटर से आप बता सकते हो। और a और b है ये दोनों सांद्रता के पद है, तो सांद्रता की पावर n ले ली, और a और b की सांद्रता है वो इक्वल। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अभिक्रिया की अगर कोटि अगर शून्य है, मतलब x प्लस वाई का जो मान है वो शून्य आ रहा है, n का मान अगर शून्य कर दे, यहाँ पर इस समीकरण में देखिए x सांद्रता की पावर n है बटा में, तो n का मान अगर 0 कर देंगे, तो किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये वाला पद जो है ये यहाँ से लिखो चाहे मत लिखो 1 हो गया। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो शून्य कोटि होने पर क्या हो जाता है, सांद्रता बटा समय। तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, और समय की इकाई होती है सेकंड। तो आपके पास में जो शून्य कोटि होने पर अभिक्रिया का जो यहाँ पर अभिक्रिया के लिए जो यहाँ पर इकाई आएगी वो क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स। तो ये वाली अभिक्रिया शून्य कोटि के लिए आपके पास इकाई ये आ जाती है। फिर प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि के लिए आपके पास में जो इकाई है इस प्रकार से देख लेंगे, मोल पर लीटर बटा सेकंड, और 1/, वहाँ पर भी सांद्रता की पावर जो यहाँ पर जो सांद्रता की पावर जो n है ना, ये n का मान 1 रख देंगे, तो ये मोल पर लीटर आएगा। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रथम कोटि है अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो आपके पास सेकंड इनवर्स आ जाएगी। और फिर आ जाता है सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर के लिए जो यहाँ पर n का मान है वो कितना आएगा, 2। तो सेकंड यहाँ पर n का मान 2 रख देंगे, ये वाले पद में n का मान 2 रख देंगे। तो आपके पास में कुल मिलाकर के ये जो है वो मोल पर लीटर का जो है ना वो स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और ऊपर है मोल पर लीटर। तो आपके पास में यहाँ पर काट पीट करके मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स आ जाएगा आपके पास में सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो ये आप देख लेना। अब आता है, अगर आपके पास में वेग स्थिरांक का मान दे रखा है उसके इकाई के साथ में, तो वहां से आप कैसे बता सकते हो कि अभिक्रिया जो है वो कौन से कोटि की है। तो आपको उसका जो मात्रक है वो देख लेना है, जिसे यहाँ पर दे रखा है लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर की है, देख लीजिए यहाँ पर मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर की अभिक्रिया है फर्स्ट वाली, और इसके बाद में सेकेंड इनवर्स आता है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इस तरीके से आप अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक है उसके मात्रक को देख करके अभिक्रिया की कोटि आप बता सकते हो। और 12th क्लास में आपके 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ तक की अभिक्रिया के लिए दे रखे हैं। तो इसके बाद में आता है आपका अभिक्रिया की आणविकता। तो अभिक्रिया की जो आणविकता है वो अभिक्रिया का एक अन्य गुणधर्म है। अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए हेल्प करता है। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली जो स्पीसीज है, परमाणु, आयन या अणु है, जो कि एक संगठ का मतलब टक्कर के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती है, तो इसकी संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जब अभिक्रिया में केवल एक स्पीसीज हो तो अभिक्रिया एक अणु कहलाती है। जैसे ये है NH4NO2 का एक अणु है या एक मोल है, तो उसको अभिक्रिया को एक अणु का अभिक्रिया कहा जाता है।
ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन है। उसके बाद में अगर क्रियाकारक के 2 अणु है तो वो उसको आप द्विअणुक जो है वह कह सकते हो, और अगर 3 है क्रियाकारक के अणु टोटल मिला के तो उसको आप त्रिपरमाणुविक जो है वह अभिक्रिया कह सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पास में जो अभिक्रिया है वो पाई जाती है, 1 अणुक, 2 अणुक और त्रिअणुक। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि 3 या इससे अधिक परमाणुओं के एक साथ संघट के उपरांत अभिक्रिया होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो त्रिअणुक आणविकता की अभिक्रियाएं बहुत कम होती है और धीमी गति से आगे बढ़ती है। और ये जटिल अभिक्रिया जिनके स्टाइकियोमेट्री समीकरण में 3 से अधिक अणु होते हैं वह 1 से अधिक पदों के अंदर में संपन्न होने से जटिल प्रकार की हो जाती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है ये KClO3 + 6 FeSO4 और 3 H2SO4 मिलाकर के बनाते हैं KCl और 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 H2O। तो अगर आप कुल इसकी आणविकता को देखोगे तो एक अणु तो है KClO3 का, 6 अणु है FeSO4 और 3 अणु है H2SO4 के, तो टोटल कितने होते हैं 10। तो ये 10 अणु अभिक्रिया की मतलब श्रेणी में होनी चाहिए, 10 कोटि की अभिक्रिया दिखती है, परंतु वास्तव में क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है यहाँ पर, और यह अभिक्रिया बताती है कि अभिक्रिया अनेक पदों में संपन्न होती है। कौन सा पद कुल अभिक्रिया वेग को नियंत्रित करता है, इस प्रश्न का उत्तर हम अभिक्रिया की मैकेनिज्म को जान करके दे सकते हैं। मैकेनिज्म को समझे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। और जैसे रिले की दौड़ में जीतने की संभावना समूह के सबसे मंद धावक पर निर्भर करती है, ठीक इसी प्रकार अभिक्रिया का कुल वेग के सबसे जो है रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उसको ही वेग निर्धारक पद कहा जाता है। तो क्षारीय माध्यम के अंदर में आपके पास में एक रिएक्शन है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और आयोडाइड है। बेसिक मीडियम के अंदर में अभिक्रिया होती है और जल और ऑक्सीजन जो है वो बनते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित वेग समीकरण प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो H2O2 और I- आयोडाइड आयन की जो सांद्रता उस पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया यहाँ पर प्रत्येक के प्रति जो है अभिक्रिया जो वो प्रथम कोटि की है, और प्रमाण अभिक्रिया में 2 पदों में संपन्न होने का मिलता है। तो पहले पद जो है उसके अंदर में आपके पास में एक मध्यवर्ती आयन बनता है, और सेकंड के अंदर में आपके पास में H2O आयोडाइड आयन और O2 बनते हैं। तो जो मंद जो गति वाला पद है ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। इसको RTS से भी लिखते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यह अभिक्रिया जो है वो द्विअणुक प्राथमिक प्रकार की, दोनों पद जो है ये द्विअणुक प्राथमिक अभिक्रिया है। अगर दोनों को अलग अलग 2 पदों में अगर अपन देखते हैं मैकेनिज्म, और IO- जो है ये आयोडीन ऑक्साइड जो है स्पीशीज को मध्यवर्ती कहते हैं, अभिक्रिया में पहले पद में निर्मित होता है। और प्रथम पद जो है मंद गति के कारण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की जो कोटि है वह एक प्रायोगिक मात्रा है, प्रैक्टिकली डाटा से उसको आप बता सकते हो। यह जो है वो अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है, परंतु अभिक्रिया की जो आणविकता है वो शून्य और अपूर्णांक नहीं हो सकती। तो अणु तो 0 तो उसमें भाग लेंगे नहीं, तो आणविकता है वो हमेशा एक पॉजिटिव मान होगा और वो भिन्नांक भी नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से होगा। अभिक्रिया की जो कोटि है प्राथमिक और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही लागू परिभाषित होती है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं बचता है, कोई मीनिंग नहीं होगा उसका, सिर्फ प्राथमिक अभिक्रियाओं के ऊपर ही लागू होगा जो एक पद में संपन्न हो जाती है। फिर आ जाता है जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद की दी जाती है, और सबसे मंद पद की आणविकता और कोटि क्या होती है,
समान होती है। तो जटिल अभिक्रियाओं में कोटि और सबसे मंद पद जो है ना, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, उसके उसके आधार पर दी जाती है, क्योंकि उसमें कई सारे पद होंगे। जो सबसे स्लोवेस्ट पद होगा उसकी कोटि जो है वही उस अभिक्रिया की कोटि होगी, और सबसे मंद पद की जो आणविकता और कोटि है वो समान होती है। फिर यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल है। अभिक्रिया जो है वो A प्लस बी मिलकर उत्पाद बनाते हैं, और इसमें अभिक्रिया का जो नियम है, अभिक्रिया का जो वेग नियम है वो दे रखा है। A की पावर जो है वो हाफ और B की पावर 2 से दिया जाता है, संबंध है। तो यहाँ पर अभिक्रिया कोटि क्या होगी, तो 2 और हाफ को जोड़ लेंगे तो 2.5, या फिर आप लिख सकते हो 2.5। तो अभिक्रिया का जो कोटि है वो इस प्रकार से, आप x प्लस वाई का टोटल कर लो तो उस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। और सेकंड है आपके पास में, अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप होता है। x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो x की सांद्रता से यहाँ पर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो x की पावर जो है ना 2 से अभिक्रिया का वेग है वो रिलेट करता है। तो x की सांद्रता जब आप 3 कर देते हो तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग जो है, जो y के निर्माण होने के वेग जो है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया के जो कोटि है वो आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर।